आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी हुई है आपकी बुक में उन सबको कवर करेंगे। फिर भले ही उससे कोई क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, जिनसे क्वेश्चन आया है उनके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। और आप देखोगे कि एनसीईआरटी में आपको समझाने के लिए हर एक टर्म के बाद एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो हम क्योंकि यहीं पर समझ लेंगे, तो इस वीडियो में आपको सारे टर्म्स के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर के जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो आप इस वीडियो से बना सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो वर्ड्स दिखेंगे। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेरिएशन, जितनी भी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। तो जब आप इन दो टर्म्स को कंबाइन करोगे आपको दिखेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी वैरायटी है, कितना वेरिएशन है। उसके नंबर में हो गया, उसके टाइप में हो गया, उसके हैबिटेट में हो गया। आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बायोडाइवर्सिटी का एक जनरल डेफिनेशन देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं और जो आपको नहीं दिख रहे हैं। जो आपको दिख रहे हैं उसमें क्या क्या आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे प्लांट्स, आ जाएंगे एनिमल्स, आ जाएंगे। ठीक है। और जो आपको नहीं दिख रहे हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस हो गए, तो ये सारी चीज भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी आप समझ गए, मतलब द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, किसी भी चीज का नामकरण करना। हम सबका नाम होता है, लेकिन हमारे नाम में और ये जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है इसमें क्या फर्क है? कि हमारा नाम हो सकता है किसी और के साथ मैच करता हो सकता है कि ऑफ कोर्स करता है। मतलब एक ही नाम के आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब भी हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या? कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कोई एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में वही नाम रहेगा और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उस नाम को नहीं ले सकता। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म सेम नाम को शेयर कर रहे हैं, तो फिर हम जो दूसरा वाला है, मतलब जो बाद में जिसका नाम रखा गया है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम पहले वाले को मॉडिफाई कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जो नाम हम रख रहे हैं या जो नाम रखा गया है, साइंटिफिक नाम रखा गया है किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर वो उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो उसका नाम वो दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में दो ऑर्गेनिज्म कभी भी सेम नाम शेयर नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर से हम क्या समझ सकते हैं? स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप मैंगीफेरा इंडिका बोल रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप मैंगीफेरा इंडिका बोल रहे हैं, मतलब आप मैंगो ही मीन कर रहे हैं। हो सकता है उनके वहां पे आम को मैंगो ना बोलते हो, लेकिन जैसे ही आप मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे तो सबके लिए उसका मतलब सेम ही आएगा। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर का ये फायदा होता है। लेकिन आप नाम तो तब रखेंगे ना जब आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने कभी कोई पेड़ देखा नहीं है। अब आपने पहली बार एक पेड़ देखा, तो आपने उस पेड़ को डिस्क्राइब करना शुरू किया कि अच्छा, ये एक वुडी पेड़ देखने को मिल रहा है मुझे, जिसकी बार्क बहुत ज़्यादा वुडी है। इसके लीव्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, इसका फ्रूट एक पर्टिकुलर टाइप का, यानी कि आप उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो जो भी करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उससे हम उसको पहचानते हैं। फिर आपने उसको लिख दिया कि अच्छा, कि जो भी वुडी हम पेड़ देख रहे हैं, जिसके बार्क वुडी होते हैं, जिसका फ्रूट एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, जिसके लीव्स इस टाइप के होते हैं, हम सपोज करो इसको बोल देते हैं टेरिडोफाइट्स, मान लेते हैं। तो आपने क्या किया? उसको आइडेंटिफाई किया। तो अब जो भी उस टाइप के पेड़ को देखेगा या उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखेगा, वो उस डिस्क्रिप्शन से पहचानेगा कि अच्छा, इसको तो किसी ने बोला था कि इसके ये फीचर्स होते हैं। तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रखा जाता है उसका नाम। तो नाम रखने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है उसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करोगे, तब तक आप उसका नाम नहीं रख सकते।
नाम रखने का मतलब क्या होता है कि नाम एक ऐसा होना चाहिए जो उसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है? तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको पहले उसे आइडेंटिफाई करना होगा, यानी कि नाम रखने के पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप उसे आइडेंटिफाई करोगे तब मतलब आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हो, और डिस्क्राइब करोगे उसी डिस्क्रिप्शन के चलते-चलते आप उसका नाम ऐसा रखोगे कि नाम सुनते ही सबको समझ में आए कि अच्छा यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन की पर्टिकुलरली बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स का नाम कौन रखता है और एनिमल्स का नाम कौन रखता है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है, दैट इज आईसीबीएन, ये प्लांट्स का नाम रखता है। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करता है, प्लांट्स का नाम रखता है जो साइंटिफिक नेम है। और एनिमल्स का कौन करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए याद रखेंगे आईसीबीएन और एनिमल्स के लिए याद रखेंगे आईसीजेडएन। यहाँ देखिए, AIPMT 2007 से क्वेश्चन है, सीधे सीधे आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका क्या होगा? आई फॉर इंडियन नहीं बोलेंगे, सी फॉर कांग्रेस नहीं बोलेंगे, बीएन तो समझ में आ रहा है कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन आईसी क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं होगा, इंडियन कोड, इंडियन कांग्रेस, ये सब कुछ नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नॉमेनक्लेचर वाला जो चीज़ है, ये जो नामकरण वाला चीज़ है, ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम नाम रखना चाहते हैं, हमें उसे दो नाम से डिफाइन करना होगा। मतलब उसके नाम में दो पार्ट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। देखो, बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या हुआ कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम हम रख रहे हैं उसमें बाई कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो दो कंपोनेंट्स है उसमें पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम का मतलब होता है हम जीनस की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा था अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मतलब क्या? इट इज अबाउट मैंगो। ये किसका नाम है? मैंगो का नाम है ये। तो लीनियस ने सबसे पहले मैंगो का नाम रखा था, और इन्होंने कहा ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसमें ये जो मैंगीफेरा दिख रहा है, दिस इज द जेनेरिक नेम, दैट इज द जीनस। और ये जो इंडिका वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसमें जो पहले वाला हम टर्म देखते हैं दैट इज जीनस, और ये जो सेकंड वाला टर्म हम देखते हैं दैट इज स्पीशीज। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप इसे टाइप कर रहे हैं तो आप इसे टाइप करेंगे इटैलिक्स में। ठीक है, आप उसे टाइप करेंगे इटैलिक्स में, लेकिन हम इटैलिक्स में लिख तो नहीं सकते। तो लिखने का क्या सीन होता है? आप जिस भी हैंडराइटिंग में उसे लिख रहे हैं, जो भी फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे अंडरलाइन कर देंगे इंडिविजुअली। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में आप मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। आप इनको कंबाइंड अंडरलाइन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना होता है? इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम जो है वो कैपिटल है, तो जो भी जीनस का नाम होता है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पीशीज का फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा। तो जो भी कैपिटल वाली चीज है वो कौन सी होगी? जीनस का जो फर्स्ट अल्फाबेट है हमेशा सिर्फ वही कैपिटल में रहेगा, उसके बाद सारी चीजें आपको स्मॉल लेटर्स में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिन लिखा हुआ है। ये लिन क्या है? ये वो ऑथर का नाम होता है जिसने इस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करके उसका नाम रखा, यानी कि उसको पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर किया। तो जिस भी ऑथर ने, जिस भी इंसान ने ये चीजें की हैं, आइडेंटिफाई करके उसका नाम रखा है, उसका नाम यहाँ पर शॉर्ट में लिखा जाता है। तो जैसे मैंगीफेरा इंडिका को किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो उन्होंने बोला कि जो भी ऑथर है, तो वो उसमें उन्होंने अपना LINN दिया, अपना शॉर्ट फॉर्म। तो जो भी ऑथर है वो अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म देता है और उस ऑर्गेनिज्म के साइड में अपना नाम भी लिख देता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे एक है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा होता है जीनस और इंडिका होता है स्पीशीज।
होमोसेपियंस में होमो होता है जीनस और सेपियंस होता है स्पीशीज। फिर कोकोस नूसीफेरा की अगर बात करें जो नारियल होता है उसमें कोकोस होता है जीनस और नूसीफेरा होता है स्पीशीज। तो ये होता है अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या क्या याद रखेंगे? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है, पूरे नाम को इटैलिक्स में लिखा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो उसको इंडिविजुअली अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद आता है ऑथर का नाम, जिसने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसका नाम दिया है। तो ये होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये कौन सी लैंग्वेज में होता है? ये होता है लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने मैंगो को कैसे डिफाइन किया? मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये आई हो जाएगा स्मॉल, यहाँ पर ये गलत हो गया है, करेक्ट कर देते हैं इसको। हम्म, तो ये हो जाएगा और इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे क्योंकि हमने ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन हो गया ऑथर का नाम और मैंगीफेरा इंडिका हो गया उस ऑर्गेनिज्म का नाम, यानी कि मैंगो का नाम। मैंगीफेरा में एम हो गया कैपिटल, आई हो गया स्मॉल और ये हो गया ऑथर का नाम। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर एम भी कैपिटल है और आई भी कैपिटल है, और हमने देखा कि जो भी जीनस का नाम है सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज वाला कैपिटल नहीं होगा। तो इसके लिए इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अगेन मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन नहीं, हम सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना कि दोनों, और यहाँ पर भी आई हम देख रहे हैं कैपिटल है तो हम इसे भी रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड ये वाला करेक्ट है क्योंकि मैंगीफेरा का एम कैपिटल है, आई जो है वो स्मॉल है और लिन भी हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, जो अभी हम पढ़ के आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स के विरुद्ध यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको देखना है। सबसे पहला है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। हाँ, ये बात करेक्ट है कि उसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसके फॉन्ट को कैसा रखा जाता है? इटैलिक्स में। तो ये तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पूछा है कि कौन सा कॉन्ट्ररी है। When written by hand, the names are to be underlined। ये भी अभी हमने देखा कि जीनस और स्पीशीज के नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं, उसे हमें लैटिन लैंग्वेज में लिखना होता है और उसको उसके बाद इटैलिक्स में चेंज करना होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। कोई भी लैंग्वेज में हम उसका नाम नहीं रख सकते, तो ये हो गया गलत। और फाइनली है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये बात भी करेक्ट है, हमें कॉन्ट्ररी पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट, उसके खिलाफ कौन सा है? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, ये तो ठीक है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है क्योंकि यही बताता है हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। थर्ड है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, ये भी करेक्ट है। लास्ट है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। नहीं, जेनेरिक नेम का जो भी फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही होगा हमारा सही आंसर क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा था अगेंस्ट। अब आगे बढ़ते हैं विथ क्लासिफिकेशन। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, किसी चीज की ग्रुपिंग करना। जैसे अगर आप एक क्लास में गए, वहां पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग हाइट के अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको किसी ने बोला इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दो, तो आप क्या करोगे? सबसे आप पहले आप बोलोगे कि क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ हो जाओ, फिर आप बोलोगे कि क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी तरफ हो जाओ, क्लास 8 के स्टूडेंट्स एक तरफ हो जाओ। ऐसे करके आप सबसे पहले उनको क्लास के बेसिस पे डिवाइड कर दोगे, तो आपने एक कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास। सेकंड आप डिस्क्राइब करोगे कि जो भी बॉयज है वो अलग खड़े हो जाए हर एक ग्रुप में। जैसे अगर हम बात करें क्लास 10 की, तो यहाँ पर बॉयज अलग खड़े हो जाएं, गर्ल्स अलग खड़े हो जाएं, फिर आपने इनको कर दिया। फिर जो क्लास 8 था उसमें भी आपने बॉयज को और गर्ल्स को अलग अलग खड़ा कर दिया, क्लास 9 में भी आपने बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग खड़ा कर दिया। तो आपके पास एक कैटेगरी आई क्लास वाली,
दूसरी कैटेगरी आई आपकी जेंडर वाली। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करना मतलब उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना, कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके। अब ये जो कैटेगरीज होती है इनको साइंटिफिकली बोला जाता है टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? कोई भी टैक्सोनॉमिक यूनिट। टैक्सा, टैक्सॉन, आप देखेंगे बायोलॉजी में जो भी ऑन वाली चीज होती है, बायोलॉजी में ऑन का मतलब होता है ऑपरेशनल यूनिट। जैसे कि आपने सुना होगा लैक ओपेरॉन, यानी कि लैक्टोज ऑपरेटिंग यूनिट, उसमें ये जो ऑन आ रहा है इसका मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो लैक्टोज ऑपरेटिंग यूनिट, टैक्सोनॉमिक यूनिट, टैक्सोनॉमिक यूनिट को क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है इनको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? टैक्सा। और ये जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसको ग्रुप करना, उसको किसी कैटेगरी में डालना, यानी कि उसको किसी टैक्सा में डालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी किस बेसिस पर है? अगर हम आज की बात करें, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करें, तो इसमें हम क्या क्या फीचर्स को इंक्लूड करते हैं? इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि वो हमें कैसा दिख रहा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो एनाटॉमी है वो कंसिडर करी जाती है। उस ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। जैसे प्लांट सेल्स में आप देखेंगे कि वहां पर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो आप सेल के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे कि वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, मतलब एक जाइगोट से वो एम्ब्रियो किस तरीके से बन रहा है, एम्ब्रियो से वो एक उसके ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। तो ये जितने भी डेवलपमेंटल प्रोसेस उसको स्टडी किया जाता है टैक्सोनॉमी में। साथ में उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कहाँ पर ग्रो कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, उसके आसपास कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, उनके साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, उसके जो अबायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स है, उसके साथ उसका क्या लेना देना है। सो इन सारी चीजों को मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में कंसिडर किया जाता है। अगला आता है कि ये किस मतलब इसके जो ब्रांचेस है टैक्सोनॉमी के, इसमें क्या क्या आते हैं? तो टैक्सोनॉमी के ब्रांचेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करोगे तो कैरेक्टराइजेशन आता है। सेकंड आता है आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आप उसे डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब करोगे तो आप उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में भी फेंकोगे, फिर आपने उसे पर्टिकुलर कैटेगरी असाइन कर दी, और उसके बाद आपने उसका फाइनली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका नाम रख दिया, यानी कि उसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में। अभी खत्म नहीं हुआ है क्लासिफिकेशन, अभी देखो जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इनको एक साथ मिलाकर के बोला जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये हायरार्की क्या होती है? बेसिकली ये वो रिप्रेजेंट करता है, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, हायरार्की मतलब क्या? छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर आप कंसिडर कर रहे हो उसका एक सीक्वेंस होता है। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी किसको दी जाती है? स्पीशीज को। इसको आप कैसे याद रखोगे? कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये मैंने अभी नेक्स्ट पेज में लिख रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जो भी कैटेगरीज हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे देखी ना, कि उन कैटेगरीज को साइंटिफिकली टैक्सा बोलते हैं। तो ये जो टैक्सा है, जितने भी टैक्सा होते हैं, जितने भी टैक्सॉन होते हैं, इनको एक साथ क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हर एक कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? हर एक कैटेगरी एक रैंक रिप्रेजेंट करती है, और उस रैंक को या फिर उस लेवल को क्या बोला जाता है? टैक्सॉन। रैंक मतलब क्या? लेवल। अब उस लेवल की अगर हम बात करते हैं, उस रैंक की अगर हम बात करें, उसमें जो सबसे लोएस्ट रैंक है, सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है, वो कौन सा होता है? स्पीशीज। और सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? किंगडम। तो हर एक ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रैंक्स को, और हर एक रैंक या टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने बोला ना आपको, ऑन का मतलब होता है यूनिट। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी मतलब क्या? हम वहां पर चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर्स देख करके। तो जो भी कैरेक्टर्स देख के हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी कि उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको बोलेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और वो क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? दैट इज टैक्सॉन। तो टैक्सॉन में ये जो ऑन है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो टैक्सॉन हो जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरीज को, कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है रैंक्स को, रैंक्स और टैक्सॉन एक ही बात है, तो टैक्सॉन क्या हो गया? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको आप, इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, क्योंकि इस हायरार्की से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप याद रखेंगे कि लोएस्ट कौन सी होती है कैटेगरी? स्पीशीज होती है।
तो अगर आपको बोला गया है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यानी कि आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा स्पीशीज, सेकंड नंबर पे आएगा जीनस, थर्ड में फैमिली, फोर्थ में ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या फिर डिवीजन, एंड देन आएगा किंगडम। और अगर आपको बोला गया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा अगर बोला गया है तो सबसे पहले किंगडम, देन सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम या डिवीजन, देन आएगा क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर आएगा स्पीशीज। अब इसी के ऊपर बेस करके आया हुआ है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इनका जो भी हायरार्कियल अरेंजमेंट है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ पर जो भी आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है वो यही वाला है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक निमोनिक्स है कि पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इसमें किंगडम का कीप का जो के है वो रिप्रेजेंट करता है किंगडम, पॉट्स का जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है फाइलम, क्लीन का जो सी है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास, अदरवाइज का ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, फैमिली का एफ रिप्रेजेंट करता है फैमिली, मतलब ये आप इसको पूरा कंसिडर कर लीजिए। गेट्स का जी आपको बताता है अबाउट जीनस, एंड सिक का एस बताता है अबाउट स्पीशीज। तो ऑल्दो इसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, पर इन्होंने ऑप्शंस में डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो हो सकता है इनको क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछना चाहिए था। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर बीच में हायरार्की में थोड़ी सी हेरा फेरी करिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए और आपको करेक्ट वाले बताने हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। नहीं, ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फोटो पीरियड अगर आपको पता हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक प्लांट को कितने देर तक सनलाइट मिल रही है। तो फोटो पीरियड वही होता है कि एक प्लांट को कितने देर तक सनलाइट मिल रही है, और उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट उस टाइम पर फ्लावर करेगा या नहीं करेगा। तो फ्लावरिंग के लिए कितनी सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, कितने देर तक रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियड। तो ऑफ कोर्स जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो फोटो पीरियड तो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो डज नॉट अफेक्ट लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी गलत है, और एक मिनट, कौन सा पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट वन। सॉरी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, ना कि आर एच विट्टेकर ने। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज का डेफिनेशन ये दिया था अर्नस्ट मेयर ने, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा जब आपका यूनिट नंबर 1 शुरू होता है। लिविंग वर्ल्ड के शुरू होने के जस्ट पहले एक फोटो दी हुई है और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें अर्नस्ट मेयर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, मैंने इसे गलत बता दिया था। सेकंड जो ऑप्शन है फोटो पीरियड, फोटो पीरियड अफेक्ट करेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को, तो ये इन्होंने गलत बात कही है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने, ना कि आर एच विट्टेकर ने, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ दिया हुआ है कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बात हो रही है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है हम इसी को ग्रोथ बोलते थे, क्योंकि जब ये रिप्रोड्यूस करेगा ये यहाँ से 2 सेल्स बनाएगा, राइट। कल ही हमने देखा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो वो उससे 2 डॉटर सेल्स बनाता है। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, जब ये डिवाइड कर रहा है तो ये डॉटर सेल बना रहा है 2। तो हम बोल सकते हैं कि इस यूनिसेल्यूलर का ऑर्गेनिज्म, मतलब इस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, उसी को बोलते हैं सिनोनिमस है। तो यहाँ पर जो बोला है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है, ये बात करेक्ट है। तो आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे? एक हो जाएगा फर्स्ट वाला कि बायोलॉजिकल स्पीशीज को अर्नस्ट मेयर ने डिफाइन किया था, और ये सेकंड लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में एक ही बात है। अब इस टेबल को देखिए, इस टेबल को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला जो है ना मस्सीडी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि बाकी से भी आ जाए। तो इसको रीड कैसे करना है एक बार वो देखते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं कॉमन नेम, यहाँ पर दिया हुआ है बायोलॉजिकल नाम यानी कि नॉमेनक्लेचर वाला नाम,
देखो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, आपको दिखेगा कि ये होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये सब आपको इटैलिक्स में देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये यहाँ पे अलग से अंडरलाइन नहीं किया है। अब आप जीनस देखिए, होमो सेपियंस में जीनस क्या होगा? होमो, और स्पीशीज क्या हो जाएगा इसका? सेपियंस। अब हम इसे थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं, इसके हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जाते हैं। जैसे एक कैटेगरी हो गई जीनस, जीनस के ऊपर आता है फैमिली। जीनस और फैमिली में क्या है? फैमिली के अंदर आपको बहुत सारे एक जैसे जीनस देखने को मिलेंगे, जैसे जीनस के अंदर आपको बहुत सारे एक जैसे स्पीशीज देखने को मिलेंगे, ये सारे स्पीशीज आएंगे जीनस के अंडर, यानी कि बहुत सारे स्पीशीज मिल करके जीनस में आएंगे। वैसे ही बहुत सारे जीनस, एक जैसे जीनस मिल करके एक फैमिली कंप्राइज करते हैं। तो उसके बाद फैमिली के बाद आता है हायर कैटेगरी ऑर्डर, यानी कि बहुत सारे एक जैसे फैमिली मिल करके ऑर्डर बनाते हैं, फिर बहुत सारे एक जैसे ऑर्डर मिल करके क्लास बनाते हैं, और फिर बहुत सारे क्लास एक साथ के मिल करके फाइलम या फिर डिवीजन बनाते हैं, और फिर यही बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिल करके क्या बनाते हैं? जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, दैट इज किंगडम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इंसानों की बात करें, होमो सेपियंस की बात करते हैं, तो उसमें जीनस होता है होमो। कौन सी फैमिली का आता है? ये होमिनिडी। ऑर्डर क्या आता है इसका? प्राइमाटा। क्लास होता है ये मैमेलिया, हम मैमल्स होते हैं सारे, और इसके फाइलम या डिवीजन की बात करें तो ये होता है कॉर्डेटा। सिमिलरली जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस होता है मस्का, फैमिली होती है मस्सिडी, ऑर्डर होता है इसका डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, फाइलम होता है इसका आर्थ्रोपोडा। मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में आ जाता है मैंगीफेरा इंडिका, इसका पूरा बायोलॉजिकल नेम है। इसमें मैंगीफेरा हो जाता है, जीनस इंडिका हो जाता है, स्पीशीज फैमिली होती है इसकी एनाकार्डियेसी। तो आप एक क्लियर कट डिफरेंस देखिए, जितने भी एनिमल किंगडम वाली चीजें हैं, जैसे ये मैन हो गया और हाउस फ्लाई हो गया, इसमें जो फैमिली है, आप उसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? DAE। लेकिन जैसे ही प्लांट्स की बात होती है, वहां पर क्या आ जाता है? CEAE। तो यहाँ से आप एक डिफरेंस बता सकते हैं कि अगर DAE दिया है तो वो किसी एनिमल किंगडम का है, और अगर CEAE दिया है तो वो प्लांट किंगडम का है। इसके बाद देखिए ऑर्डर, ऑर्डर में होमिनिड्स आ जाते हैं प्राइमेट्स में, हाउस फ्लाई आ जाता है डिप्टेरा में, मैंगो आ जाता है सैपिनडेल्स में, और वीट आ जाता है पोएल्स में। वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें ट्रिटिकम होता है इसका जीनस नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट होता है एस्टिवम। वीट मतलब गेहूं। और ये कौन सी फैमिली से आएगा? ये जो राइस है, वीट है, ये सब आ जाता है पोएसी फैमिली से। पोएसी फैमिली आती है पोएल्स ऑर्डर के अंदर। और ये जो पोएल्स है, ये कौन सी क्लास में आते हैं? मोनोकॉटिलेडनी, यानी कि ये होते हैं मोनोकॉट्स। और मैंगो कैसे होते हैं? डाइकॉट्स, इसलिए इनकी क्लास हो गई अलग। फिर लेकिन जब हम देखते हैं कि डाइकॉट्स हो या मोनोकॉट्स हो, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इनको हमने कैटेगराइज कर दिया अंडर एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप लोअर टू हायर डिवीजन जाते रहेंगे, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मस्सिडी फैमिली। तो अभी अभी हमने देखा कि मस्सिडी फैमिली जो है, ये वाली जो फैमिली है, इसमें कौन आ रहा है? हाउस फ्लाई आ रहा है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है फायर फ्लाई, ग्रास होपर, कॉकरोच नहीं, ये सारे अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। मस्सिडी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ हाउस फ्लाई होगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद लास्टली वी हैव सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला नहीं है, अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी, वो सॉल्व करने के लिए बता दूंगी। लेकिन सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब क्या? आप चाहे तो उसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर ले, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो ये भी एक तरीके का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या? पहले मोनोकॉट्स आए या डाइकॉट्स आए? फिर पहले उड़ने वाले एनिमल्स आए या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आए जो रेंग रेंग के क्रॉल करेंगे? तो ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि कौन पहले आया, कौन किससे इवॉल्व हुआ, कोई दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज,
किसी ऑर्गेनिज्म की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों होती है? जैसे अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो आप देखोगे कि आर्थ्रोपोडा में इतनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मोलस्क्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, जितनी भी आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं? एक तो हम डिपेंडेंसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो उसमें कि एक ऑर्गेनिज्म क्या वो दूसरे पे डिपेंड होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? और दूसरा रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कौन किससे इवॉल्व होकर के आया। हम आए तो हम बैक्टीरिया से आए। हम कैसे आए बैक्टीरिया से? साइनोबैक्टीरिया कैसे इवॉल्व किया एल्गी में? हमें पता है जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसी से सब कुछ हुआ है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इससे कैसे एल्गी डेवलप हुआ? एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स कैसे आए? उसमें से फिर टेरिडोफाइट्स कैसे आए? फिर जिम्नोस्पर्म्स कैसे आए? एंजियोस्पर्म्स कैसे आए? पहले प्लांट्स आए कि पहले एनिमल्स आए? इन सारी चीज़ों को हम डील करेंगे इवोल्यूशन में। तो सिस्टमैटिक्स में बेसिकली इन सारे रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। तो सिस्टमैटिक्स को मद्देनजर देख रखते हुए कैरोलस लीनियस ने एक पब्लिकेशन दी। वो पब्लिकेशन का नाम था सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, उस पब्लिकेशन का नाम था सिस्टमा नेचुरी। ये बुक्स के नाम इतने इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिकेशन के नाम, कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मुझे कुछ मिलेगा इसके अलावा या फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं इसे इन्वॉल्व करके लेके आऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो बुक्स के नाम है जो साइंटिस्ट ने दिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीनियस ने तो अपने फील्ड में बहुत कमाल किया है। तो इन्होंने जितनी भी पब्लिकेशन दी है, जितने भी बुक्स इन्होंने प्रिंट कराए हैं, जो भी क्लासिफिकेशन इन्होंने दी है, जैसे हम इसके बाद देखेंगे कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन है उसमें कितनी हेल्प करी है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में, तब आप देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, जहाँ पर हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, उनकी डाइवर्सिटी के ऊपर देखते हैं कि वो क्यों इतने डाइवर्स है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका अभी से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ये पहले आता था एग्जाम में। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है ये। अब आया है तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ से और क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर वही है, 2 कॉलम्स आपको दी हुई है, आपको मैच करना है। हर्बेरियम सबसे पहले क्या होता है? हर्बेरियम एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पर ऐसे बड़े-बड़े शीट्स होते हैं, थोड़े से हार्ड पेपर होते हैं, व्हाइट कलर के। इस पे हम प्लांट्स को सुखा करके इसको प्रेस करते हैं, प्लांट्स को सुखा करके, ड्राई करके उसको प्रेस करके रखते हैं, और इस पेज के ऊपर उसको चिपका के अच्छे से रखते हैं। और ये जो शीट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, तो इसके इस कोने में इस प्लांट के बारे में सारी चीजें लिखी होती है। इसको बोलते हैं हर्बेरियम। की क्या होता है कि एक बुकलेट होती है, एक बुक होती है जिसके अंदर, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी चीज का नॉमेनक्लेचर करने के पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो वो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखी होती है की में। तो जैसे मान लो अगर आपको कोई प्लांट मिला है, ऐसे ही आप कहीं से जा रहे थे और आपको कोई प्लांट देखने को मिला है, आप प्लांट का नाम नहीं जानते, लेकिन आप उस प्लांट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि अच्छा उसका इन्फ्लोरेसेंस इस टाइप का है, इसके फ्लावर्स इस टाइप में आते हैं, इसके लीव्स का ये पैटर्न है, इसका फ्रूट इस टाइप का है। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके, ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जीनस तक तो पहुंच गए, अभी तक आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन को देखकर, उसके फीचर्स को देखकर, जब आपने उसे की से मैच किया, उस बुक से मैच किया, तो आप एक पर्टिकुलर जीनस तक पहुंच गए। तो की क्या होती है? की एक बुकलेट होती है जिसमें जितने भी अलग अलग टैक्सा होते हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। म्यूजियम हम सबको पता है कि पुरानी चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। तो म्यूजियम क्या हो गया? इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कैटलॉग क्या होगा? जैसे अगर हम कोई कपड़े खरीदते हैं, तो उस कपड़े में, जैसे मान लो हमने कोई सूट खरीदा या सूट सेट खरीदा, तो उस कपड़े को पहनने के बाद कोई कैसा लगेगा, वो उस कैटलॉग में दिया होता है। या फिर जब आप घर पेंट करा रहे हो, तो आप रूम पेंट्स कराने जाते हो, तो जो एशियन पेंट्स वाले हैं वो आपको एक बुक देते हैं, जिसमें आपको एक छोटे छोटे ऐसे कोड्स दिए रहते हैं, कलर कोड्स दिए रहते हैं। और इस कोड्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर ये कोड का कलर मेरे रूम पे लगेगा तो वो रूम कैसा लगेगा। तो बेसिकली कैटलॉग एक लिस्ट होती है, जो जितने भी स्पीशीज एक एरिया में पाए जाते हैं,
उनके थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन वो प्रोवाइड करके रखता है। जैसे आप इसे की का छोटा भाई समझ लो। की हो गई एक बड़ी बुकलेट जिसमें बहुत सारे टैक्सा का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन दिया होता है। कैटलॉग उसी का छोटा भाई है। एक लिस्ट है बेसिकली, जिसमें एक एरिया में जितने स्पीशीज पाए जाते हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। तो वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन में छोटा मोटा हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मुझे इन सारी चीज़ों से, इन सारे टॉपिक से कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। अगर मिलेगा तो मैं उसे पीवाईक्यू सीरीज़ में ऐड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख के यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।